नमस्कार, खबर फॉर यू में आप सभी का मैं राजेश प्रियम हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और आज मेरे साथ रुपेश राय जी जुड़े हुए हैं। चर्चा मोदी गवर्नमेंट 3.2 की बात होगी आज और जानेंगे मंत्रिमंडल का भी गठन हो गया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक नई सरकार नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन समस्या पिछली बार 303 इस बार 240 तो 32 सीट बहुमत से भी पीछे रह गई सरकार को अपने सहयोगी दलों के साथ किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करके चलना पड़ रहा है, ये सभी को दिख भी रहा है। एक सीट जीतने वाले भी कई दल के नेता कैबिनेट में जगह पाने में सफल हो गए, तो कई ऐसे भी सहयोगी दल के लोग हैं जिन्होंने मंत्रालय से अपने को दूर ही रखा है। तो जानते हैं ऐसी परिस्थिति में रुपेश जी, नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल पर आपका क्या विचार है? क्या लगता है आपको कितनी मजबूत है ये कैबिनेट? धन्यवाद राजेश जी। आपने बहुत ही सही बात कहा कि चूंकि इस बार जो गवर्नमेंट है, गठबंधन की गवर्नमेंट है, अकेला बीजेपी का पूर्ण बहुमत नहीं आया था, 240 सीटें ही मिल पाई थी। जिससे जाहिर है कि कहीं न कहीं जब सरकारें गठबंधन में होती है, तो सहयोगियों को लेकर के उनको चलना पड़ता है और सहयोगी को लेकर चलना एक बड़ा ही मुश्किल काम होता है। और ऐसे में जब ऐसा सिचुएशन है कि सबसे ज़्यादा सीट पाई है भारतीय जनता पार्टी और वो गवर्नमेंट छोड़ भी नहीं सकती, लेकिन उसको थोड़ा-सी के लिए चूकना हो, तो इस समय एक अलग तरीके का प्रेशर बनता है और जो छोटी पार्टियाँ होती हैं, वो ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं कि अगर हम चले गए, दूसरे के साथ चले गए तो इतनी सीटें आपको लेकर के आप गवर्नमेंट नहीं ब बना पाओगे। तो इस समय उस हिसाब से देखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। चूँकि उसके सहयोगियों के पास सीटें कम हैं और उसमें जो 2 सहयोगी हैं, उन्हीं के पास प्रमुख रूप से सीटें हैं। जेडीयू के पास 12 और टीडीपी के पास 16, टोटल होती हैं 28। लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा था मंत्रिमंडल के फॉर्मलाइजेशन से पहले कि कहीं न कहीं ये गवर्नमेंट जो होगी दबाव में होगी और अंडर प्रेशर काम करेगी, सहयोगियों को लेकर के चलना पड़ेगा और सहयोगी बड़े-बड़े मंत्रालय की माँग करेंगे, ज़्यादा मंत्रालय की माँग करेंगे। तो ये फ़ॉर्मूला है कि 4 सांसद पर 1 कैबिनेट, 1 मिनिस्टर की माँग होगी। ऐसा सब कुछ चल रहा था। लेकिन आखिर आज वो दिन आ ही गया है, जब प्रधानमंत्री ने तमाम प्रक्रियाओं को पालन करते हुए आज मंत्रिपरिषद की गठन कर ली और मंत्रियों का बँटवारा कर दिया उनके विभागों का। और इससे आप अगर देखिएगा तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार किसी प्रकार से दबाव में है अपने सहयोगियों के साथ। सहयोगियों के साथ एक समन्वय बना करके सहयोगी धर्म का पालन करते हुए वो कहीं न कहीं आगे बढ़ने की सोच रही है। लेकिन इसमें दबाव की जो चीज़ होती है, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है और जो चीज़ उम्मीद किया जा रहा था, एक्सपेक्ट किया जा रहा था, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उससे कम ही उनके सहयोगियों को मिला है। जबकि एक तरह से अगर अंगगणित के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा दबाव है। जी, राजेश जी। अभी किन मंत्रियों का डिमोशन और किन पुराने मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है, इस बारे में भी आपके क्या विचार हैं? जी, किन मंत्रियों का डिमोशन या प्रमोशन हुआ है, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो लोग इस मंत्रिमंडल में नए चेहरे के रूप में आए हैं, उसमें प्रमुख रूप से नाम है शिवराज सिंह चौहान का और मनोहर लाल खट्टर का। जो 2 ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनको बहुत ही अहम मंत्रालय दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान को जहाँ कृषि मंत्रालय दिया गया है, वहीं मनोहर लाल खट्टर को शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है और एक कैबिनेट का एक और मंत्रालय उनको दिया गया है, पावर का मिनिस्ट्री दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं। उसके अलावा आपको अश्विनी वैष्णव जो पूर्व में रेल मंत्री थे, इस बार उनको रेल मंत्री होने के साथ-साथ उनको एक सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय जो सरकार के लिए किसी भी सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है, वो है कम्युनिकेशन में मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का जो मंत्री होता है, अमूमन सरकार का प्रवक्ता होता है, सरकार की बातों को रखते हैं और वहीं से सरकार की जो एक इमेज बनती है, वो काम करता है। तो वो काम पहले अनुराग ठाकुर के जिम्मे था, अब वो अश्विनी वैष्णव के कंधे पर वो चला गया। तो 2-2 मंत्रालय दोनों भी बहुत ही अहम मंत्रालय हैं अश्विनी वैष्णव का। तो इस हिसाब से हम उनको कह सकते हैं कि उनको प्रमोशन मिला है। मनोहर लाल खट्टर को बहुत
ज़्यादा और बहुत एक अच्छा पुरस्कार मिला है शिवराज सिंह चौहान को। जैसा उम्मीद जताया जा रहा था कि वो कृषि मंत्री बनेंगे, तो कृषि मंत्रालय उनको दिया गया है और वो कैबिनेट में मंत्री हैं। नितिन गडकरी, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, उनका जो मंत्रालय है वैसे बरकरार रखा गया है, कंटिन्यूटी में चल रहे हैं और जिससे एक बात का तो कयास लगाया जा रहा था। कई बार ये कहा जाता है कि नितिन गडकरी, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह से अनबन रहता है, उतना अच्छा तालमेल नहीं है, लेकिन उस बात को सारे चीज़ों को नकार देता है और सारे तथ्यों को खारिज कर देता है, जिस तरीके से नितिन गडकरी को कैबिनेट में शामिल करके उनके मनपसंद मंत्रालय को दिया गया और वो उस पे कंटिन्यूअस ये उस पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल असम के पूर्व मुख्यमंत्री, पिछले कैबिनेट में भी वो शिपिंग मिनिस्ट्री थे, शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट की मिनिस्ट्री थे और इस बार भी वो पोर्ट ट्रांसपोर्ट और शिपिंग की मिनिस्ट्री में हैं। वो भी बहुत ही अहम मंत्रालय है, भारत सरकार के जिस दशा और दिशा पर अभी काम कर रही है, खास करके पूर्व में और अपने पश्चिम में भी कनेक्टिविटी को लेकर समुद्र मार्ग से होते हुए। तो एक तो उनका मंत्रालय है, उसके बाद से बिहार में सबसे ज़्यादा कैबिनेट मंत्री अगर संख्या बल के हिसाब से देखें तो गया है। इसमें अहम है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह को पहले पंचायती मंत्री थे, इस बार टेक्सटाइल मिनिस्टर उनको बनाया गया है। तो एक तरह से उनका भी मंत्रालय काफ़ी अच्छा मंत्रालय है। जी, राजेश जी। इसके अलावा मैं एक नाम और लेना चाहूँगा आपको, किरण रिजिजू। पिछली बार वो कानून मंत्री थे, उसके बाद से फिर कुछ बीच में ऐसा हुआ कि कानून वहाँ से उनको हटा कर के कैबिनेट में ही अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री के उनको कैबिनेट बनाया गया है, जो कि डायरेक्ट पीएमओ के अंतर्गत आता है। लेकिन इस बार उनको एक ऐसा मंत्रालय मिला है और गठबंधन के सरकार में जो उनको काम करने में बहुत ही एक तरह से मुझे लगता है कि चैलेंज भी होगा और मुझे लगता है कि शायद वो जैसा कि उनको पर्सनालिटी है कि हर कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए और एक पॉजिटिव मिनिस्टर हैं, माने जाते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा चैलेंजिंग भी होगा। देखते हैं कि आगे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। इस बार पार्लियामेंट्री अफेयर का मिनिस्ट्री उनको दिया गया है और इसका काम यही होता है कि सारे दलों को लेकर के साथ में चलना, किसी बात पर समन्वय बैठाना, संसदीय कार्य काज कैसे होगा इसका समन्वय बिठाना और वो इस समय जबकि एक विपक्ष बहुत ही मजबूत विपक्ष इस बार उभर के आया है और अपेक्षाकृत सरकार कमज़ोर है। उसमें ये मिनिस्ट्री में मिनिस्टर कैसे काम करेंगे किरण रिजिजू, जो अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, देखना होगा लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मंत्रालय है। जी, राजेश जी। रुपेश जी, कई सारे हारे हुए जो सांसद प्रत्याशी थे उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। कुछ राज्यसभा से लोगों को भी शामिल किया गया। लेकिन स्मृति ईरानी जैसे लोग, अनुराग ठाकुर जैसे लोग, राजीव प्रताप रूढ़ी जैसे लोग जो कुछ जीते हैं, कुछ हारे हैं, ऐसे कई जो है चेहरे नकार दिए गए इस बार मंत्रिमंडल से। तो इसको कैसे आप देखते हैं? जी, मैं आता हूँ आपके बिहार से ही शुरू करता हूँ राजीव प्रताप रूढ़ी से। राजीव प्रताप रूढ़ी एक समय में भाजपा के महासचिव हुआ करते थे और महासचिव होने का मतलब सबसे पावरफुल एक तरह से पद होता है पार्टी में। उसके बाद से वो केंद्र में भी मंत्री बने। पहली बार स्किल डेवलपमेंट का मिनिस्टर आया हुआ तो काफ़ी स्किल्ड माने जाते हैं, तो उनको मिनिस्ट्री दिया गया। लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी का एक तो इमेज वो अच्छा है कि पढ़ने-पढ़ाने वाला, स्किल्स वाला आदमी है और बढ़िया काम करते हैं, युवा भी हैं, राजनीति की भाषा में बोला जाता है। लेकिन 2 चीज़ें उनके खिलाफ गई। एक तो उनसे जितना उम्मीद किया जा रहा था, उतना वो अपने मिनिस्ट्री में परफ़ॉर्मेंस नहीं दे पाए। शायद वो अपने कुछ पर्सनल प्रोफ़ेशन में बिज़ी थे या जो भी था। और दूसरा ये है कि वो अपने राजनीति के स्तर पर भी उन्होंने पार्टी के स्तर पर राजनीति कुछ ज़्यादा ही कर दिया, जिसका कुछ नेगेटिव उनका फीडबैक गया था। हालाँकि राजनाथ सिंह जब तक थे तब तक वो सुरक्षित थे, लेकिन मोदी और शाह का जब से पार्टी पर एक तरह से पूरा अधिकार हुआ, तब से वो गुड बुक से निकल गए। तो एक तो ये है, दूसरा है रविशंकर प्रसाद का। रविशंकर प्रसाद पिछली बार भी कानून मंत्री थे, लेकिन उनको भी निकाल दिया गया, अपेक्षाकृत उनका परफॉर्मेंस सही नहीं हुआ था। दूसरा आपने बात बोला कि कई सारे हारे हुए हैं, तो मुझे जहाँ तक इस बार याद आ रहा है, अगर करेक्ट कीजिएगा मुझे अगर मैं गलत हूँ तो, सिर्फ एक कांग्रेस से आए हुए सांसद थे, नवनीत सिंह बिट्टू,
जो पंजाब के सांसद थे और लुधियाना से लड़े थे और हार गए। उसके बावजूद भी उनको राज्य मंत्री बनाया गया अल्पसंख्यक मामलों के। इसके अलावा इस बार मुझे नहीं लगता कि किसी हारे हुए को बनाया गया, और यद्यपि नहीं। यद्यपि कि राज्यसभा से जरूर बनाए गए हैं। तो ये तो खैर लोकसभा और राज्यसभा का दोनों में कोई भी कैबिनेट में और मिनिस्टर रह सकता है, तो ये जो भी है बनाए गए हैं। एक मुझे अभी वही ऐसा लगते हैं और एक और भी कोई राज्य मंत्री है जो अभी किसी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी उनको मंत्रालय दिया गया है। तो उम्मीद ये जताया जा रहा है कि आने वाले दिन में उनको राज्यसभा दिया जाएगा। जी राजेश जी। तो रुपेश जी बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा के लिए, और फिर नए चर्चा में जुड़ते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी।